जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स के नए लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के दो लेक्चर देख लिए हैं, राइट। इंट्रोडक्शन के दो लेक्चर देख लिए जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ को देखे थे। और आज हमारा जो है यूनिट 2 है, जिसको क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति, राइट। आज हम शुरू करने वाले हैं इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति को। मुद्रास्फीति का आज बेसिक देखते हैं थोड़ा बहुत, फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मुद्रास्फीति होता क्या है उसके बारे में हम देखते हैं, राइट। वो क्या होता है, मुद्रास्फीति है क्या। मुद्रास्फीति इसको क्या बोलते हैं अपन, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको। आम बोलचाल की भाषा में क्या बोला जाता है, महंगाई। आम बोलचाल की भाषा में मुद्रास्फीति को क्या बोला जाता है, महंगाई। तो देखो, जब अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु और सेवाओं की कीमत, जब अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु और सेवाओं की कीमत लगातार बढ़ती है, राइट, और लगातार बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है। समझ नहीं आया, लिशन क्या बोले, वस्तु और सेवाओं की कीमत, वस्तु और सेवाओं की सामान्य कीमत बोल लो या कीमत बोल लो, सामान्य कीमत क्या हो, बढ़ती है, राइट। पहला पॉइंट क्या हमने बोला, वस्तु और सेवाओं की कीमत बढ़ती है। किसमें, किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कीमत जब लगातार बढ़ती है और मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, मुद्रास्फीति बोलते हैं। अब ये दो लाइन का क्या मतलब है, तो देखो हमने क्या बताया, लिसन अच्छे से समझना है। यहाँ पे क्या हमने बोला, जब अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कीमत, अर्थव्यवस्था में दो ही चीज़ होती है, राइट, या तो वस्तु होगा या नहीं तो सेवा होगा, दो ही चीज़ होती है। तो जब अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कीमत लगातार बढ़ती है एवं मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है। मुद्रा की क्रय शक्ति का कम होना क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था में महंगाई होगा। जस्ट लाइक ऐसा समझो, जब आप मतलब 100 रुपये में 1 केजी के सेब लाते हो, राइट, 100 रुपये में 1 केजी सेब लाते हो, इन्फ्लेशन बढ़ गया, राइट, मुद्रास्फीति बढ़ गई, अब वो सेब 1000 का मिलने लगा, तो अब 1000 रुपये में 1 किलो सेब आएगा, तो क्या 100 रुपये की शक्ति घटी या नहीं। लिशन, जैसे 100 रुपये से 1 किलो अपन लाते थे जब अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही थी, जब इन्फ्लेशन आया तो सेब के दाम बढ़ गए, राइट, यानी वस्तु के दाम क्या हो गए, बढ़ गए। तो वस्तु के दाम बढ़ने से जैसे सेब हो गए 1000 रुपये किलो, तो क्या अपना वो 100 रुपये की जो शक्ति है वो घटी। अब वो सेब हमें 1000 रुपये चाहिए, यानी 100 रुपये की जो पावर थी पहले 1 किलो सेब लाने की, वो अब घट चुकी है, राइट। इसलिए यहाँ बोला जाता है क्या, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे मान लो जो वस्तु और सेवाएं नॉर्मल दाम से रेट हाई हो जाए, राइट, जस्ट लाइक कि अगर कोई चीज़ मान लो 10 रुपये का मिलता हो पहले, लेकिन इन्फ्लेशन जब आएगा तो वो 10 रुपये की वस्तु मान लो 100 रुपये की मिलने लगे, 200 की मिलने लगे, तो उसमें क्या होता है, क्रय शक्ति, मुद्रा की जो परचेसिंग पावर है, जो मुद्रा की शक्ति है वो घट जाती है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। अब देखो, जब देश में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें क्या होता है, इसका नियंत्रण कैसे होता है, क्योंकि उसका महंगाई तो छोड़ नहीं सकते हैं, राइट। अगर मान लो वस्तु और सेवाओं की कीमत बढ़ गई है तो उसको अपने को नियंत्रण भी करना पड़ता है। वस्तु और सेवाओं की कीमत क्यों बढ़ती है, वस्तु और सेवाओं की कीमत मान लो बढ़ने क्यों लगी है, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, राइट। और डिमांड बढ़ जाने से, जैसे मान लो सेब की डिमांड, जैसे मान लो सेब की डिमांड बढ़ जाए, अचानक बढ़ने लगे, तो क्या होगा, सेब, जैसे अपने पास स्टॉक कम है, जैसे स्टॉक फिक्स्ड है अपने पास, 10 किलो सेब अपने पास मान लो, और डिमांड अपने को 20 केजी का हो, राइट, यानी पूर्ण डिमांड, एग्रीगेट डिमांड जो है 20 केजी का हो जाए, तो हम सेब की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि खरीदने वाले बहुत है, बेचने वाले कम है, यानी स्टॉक अपने पास कम है। तो इसमें क्या होता है, मुद्रास्फीति में एग्रीगेट डिमांड, संपूर्ण मांग क्या होता है, बढ़ जाती है, संपूर्ण मांग बढ़ जाती है, राइट। ये समझ में आया, संपूर्ण मांग बढ़ जाती है। संपूर्ण मांग का मतलब क्या है, पूरे देश में, क्योंकि इन्फ्लेशन एक जगह नहीं आएगा, इन्फ्लेशन पूरे देश में देखने को मिलेगा, है ना। किसी भी देश की जब अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन आएगी तो पूरे देश लेवल पे आएगी, यानी कंट्री लेवल पे आएगी, तो संपूर्ण मांग बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति के समय संपूर्ण मांग बढ़ जाती है। ये समझ में आया क्यों बढ़ जाती है, संपूर्ण मांग बढ़ने की वजह से ही तो वस्तु और सेवाओं की जो कीमत है वो बढ़ी,
और जब वस्तु सेवाओं की कीमत बढ़ गई तो उसकी क्रय शक्ति क्या हो गई, कम हो गई। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या होता है, इसका नियंत्रण कैसे होता है। तो आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से और सरकार, भारत सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से। है ना, क्या नियंत्रण कैसे करते हैं, तो आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से तथा सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाकर करते हैं, राइट। मुद्रा आपूर्ति को बढ़ा देंगे, जैसे देखो मुद्रा की क्रय शक्ति कम गई, यानी मार्केट में पैसे कम हो गए हैं, पैसे कम हो गए, अगर पैसे मार्केट में ज़्यादा आ जाए, पैसे कहीं से भी ज़्यादा आ जाए, कैसे आ जाएंगे वो जब हम ये पढ़ेंगे मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति तब समझ जाएंगे, राइट। अगर लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि पैसा अगर कोई बढ़ा दे उस महंगाई वाले ज़माने में, जैसे कम पैसा है मान लो, संपूर्ण मांग बढ़ जाने की वजह से क्या हो गया, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई, यानी पैसे कम पड़ गए हैं, राइट। और पैसा वहाँ पे ज़्यादा आ जाए, जैसे आपके पास ऐसा समझो, मतलब पहले लेते थे आप 10 रुपये किलो सेब, ठीक है, 100 रुपये का एग्जाम्पल दिया था हमने, चलो 100 रुपये रखते हैं, 100 रुपये किलो सेब लेते थे। अब क्या है, इन्फ्लेशन आया, इन्फ्लेशन की वजह से सेब की कीमत क्या हो गई, 1000 यानी 1000 हो गई। आपके पास कितने रुपए थे, 100 रुपये। तो अगर आपको कोई 900 रुपये और दे दे और आपके पास फिर 1000 रुपये आ गए तो फिर आप वो सेब को ले सकते हो, यानी आपके पास क्या हुआ, मुद्रा कम हो गई, मुद्रा आपूर्ति कम हो गई। अगर आपको कोई वो मुद्रा ला के दे दे 900 और एक्स्ट्रा, तो ये 100 मिला के 1000 में आप फिर उस सेब को ला सकते हो। तो ये काम कौन करता है, आरबीआई और सरकार। अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है तो आरबीआई और सरकार एक्शन में आती है, जिसमें आरबीआई अपना पावर मौद्रिक नीति का यूज करके मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाती है और सरकार राजकोषीय नीति का यूज करके अर्थव्यवस्था में यानी देश में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाती है। आई होप कि आपको मुद्रास्फीति समझ में आया होगा कि मुद्रास्फीति में क्या क्या होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। उसका सेम उल्टा होता है मुद्रास्फीति का, क्या, अवस्फीति। या इसको बोलते हैं अपस्फीति भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्लेशन, ठीक है, इसको समझना। हमने अभी देखा क्या, इन्फ्लेशन, इसका सेम उल्टा है डिफ्लेशन। तो आपको अंदाज लग गया होगा कि इसमें क्या होता होगा, राइट। इसमें क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, संपूर्ण मांग घटता होगा क्योंकि उसमें बढ़ रहा था, है ना, घटता है। दूसरा क्या है, मुद्रा की क्रय शक्ति भी बढ़ती होगी, क्रय शक्ति बढ़ती है, राइट। तीसरा क्या हो सकता है, संपूर्ण मांग बढ़ गई, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ गई। तीसरा क्या हो सकता है, अपन ने उसमें जब क्या बोलते हैं मुद्रास्फीति देखा था, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में हमने क्या देखा था, वस्तु और सेवाओं की कीमत बढ़ती है, इसका उल्टा है ये, मतलब वस्तु एवं सेवाओं की कीमत क्या होगा, घटती है। देखो अब इसको समझना थोड़ा अच्छे से, राइट। हमने क्या देखा, एक इन्फ्लेशन देखा, मुद्रास्फीति देखा। मुद्रास्फीति में हमने क्या देखा, वस्तु और सेवाओं की कीमत बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है। हमने इसके एग्जाम्पल देखे थे, 100 रुपये का सेब लाते हैं, वो सेब 1000 रुपये का हो जाए तो 100 रुपये की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि वो 100 रुपये पहले 1 किलो सेब ला देती थी, लेकिन अब वो नहीं ला पाएगी। ये हमने इन्फ्लेशन में देखा। अब इसका उल्टा क्या अपने पास, डिफ्लेशन, अवस्फीति या अपस्फीति। इसमें क्या होता है, इसमें सेम उसका उल्टा होता है। जैसे मान लो प्राइस घट गए, जैसे वस्तु और सेवाओं की कीमत जो है ना घटने लगे वो, तो ये भी स्थिति खराब होती है। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ना तो मतलब ज़्यादा मुद्रास्फीति और ना अपस्फीति, दोनों ही स्थिति खराब होती है, राइट। अगर बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति भी हो गई, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, तो वो भी अर्थव्यवस्था के लिए बेकार है, और बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई तो वो भी अर्थव्यवस्था के लिए बेकार है। इसलिए दोनों का नियंत्रण भी जरूरी है। तो अपस्फीति में क्या होता है, संपूर्ण मांग घटने लगता है। ये स्थिति कब आती होगी, जस्ट थिंक अबाउट इट। ये स्थिति आती कब होगी, तो जैसे देखो अपने पास स्टॉक बहुत सारा हो, सामान बहुत हो, प्रोडक्ट, लेकिन उसकी डिमांड कम हो जाए। डिमांड क्या है, धीरे धीरे कम होने लगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे डिमांड कम होगा तो उसके प्राइस घटने लगेंगे। क्योंकि आप ऐसा सोचो, अगर अपने पास 1000 कुंटल टोमेटो है, राइट,
उसकी प्राइस मान लो 100 रुपये केजी है, 100 के ही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, 100 रुपये केजी मान लो है उसका एग्जाम्पल, बट क्या है डिमांड नहीं हो रहा है मार्केट में। टमाटर क्या है वो सड़ने वाली चीज़ है, तो वो तो ख़राब भी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि इसको सेल करना है तो उसकी प्राइस हम कम कर देंगे, राइट। उसकी प्राइस मान लो हमने 50 रुपये 80 रुपये ऐसा कर दिए, कम कर दिए। इसको क्या बोलेंगे कि डिफ्लेशन हुआ है, यानी जो उसकी जितनी प्राइस थी उससे वो कम हुई है। तो उसके रीजन हमने क्या देखे, कम हुई क्यों है, क्योंकि उसकी मांग कम हो गई, यानी संपूर्ण मांग कम हो गई। देखो मांग कम होना, जब एक व्यक्ति की बात करेंगे तो मांग कम हो जाती है, जब पूरे देश की बात करेंगे तो संपूर्ण मांग, और जब भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात होगी तो पूरे देश लेवल पे आती है, राइट। तो हमने क्या बोला, संपूर्ण मांग घटने लगता है, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है और वस्तु सेवाओं की कीमत घटती है। वस्तु और सेवाओं की कीमत घटने लगी है तो आपको दिख गया। अब तो एक पॉइंट है, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। अब ये देखो मुद्रा की क्रय शक्ति कैसे बढ़ जाती है। जैसे मान लो 100 रुपये सेब था, फिर से एक एग्जाम्पल देखना, दिमाग में थोड़ा सोचने की चीज़ है ये, राइट। नहीं तो ऐसे समझोगे तो फिर बुक पढ़ोगे, पढ़ते रह जाओगे, समझ नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। क्या हम बोल रहे हैं, मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है, राइट। इन्फ्लेशन में घट जाती है, इसमें बढ़ जाती है। अब इसका मतलब समझो, जैसे देखो 100 रुपये केजी सेब था नॉर्मल दाम पे, राइट। 100 रुपये केजी था जब ना इन्फ्लेशन ना डिफ्लेशन था, सही चल रहा था अपना इकोनॉमी, राइट। यानी डिफ्लेशन आया, अब उसकी प्राइस घटी, अब सेब की कीमत हो गई 50 रुपये। अपने पास क्या 100 रुपये हम 1 केजी सेब लाते थे, अब उस 100 रुपये में हम 2 केजी सेब ला रहे हैं। क्या क्रय शक्ति बढ़ी, यानी जो सेब मतलब जो 100 रुपये में हम मात्र 1 केजी सेब ला पाते थे, अब जब इन्फ्लेशन आया, जब डिफ्लेशन आया तो उस 100 रुपये में हम 2 केजी सेब लाने लग गए। तो क्या इससे मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ी। तो हम कहते हैं कि मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है और वस्तु सेवाओं की कीमत घट जाती है। संपूर्ण मांग घटता है जिसकी वजह से वस्तु सेवाओं की कीमत भी घट जाती है और इससे क्या होता है, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, अपस्फीति या डिफ्लेशन। इसमें क्या हो सकता है, जैसे इसमें क्या है, पैसा ज़्यादा आ गया मार्केट में, है ना, यानी पैसा सामान की कीमत के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया, तभी तो कम वो हो रहा है ना। इसमें क्या है, नियंत्रण कैसे होता होगा इसका। जब हम इन्फ्लेशन की बात किए थे, ये इन्फ्लेशन में क्या हो रहा था, मुद्रा आपूर्ति ज़्यादा था। इन्फ्लेशन में मुद्रा आपूर्ति ज़्यादा था, डिफ्लेशन में क्या होगा, मुद्रा आपूर्ति कम होगा, राइट। मुद्रा आपूर्ति इसमें कम था ना, मुद्रास्फीति कम था, तो इसमें हमें क्या मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने की जरूरत थी। अब हमें डिफ्लेशन में आ गए, मुद्रा आपूर्ति मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसमें हमें क्या करेगा, मुद्रा आपूर्ति को कम करना पड़ेगा। तो इसमें आरबीआई और सरकार यही दो आती है, और दोनों नीति उसमें आते था। जैसे आरबीआई कौन लेके आता था, मौद्रिक नीति, आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से तथा सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से, राइट। इसका नियंत्रण करता है। जैसे जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था में अपस्फीति अपस्फीति जैसी स्थिति होती है, यानी प्राइस जब क्या होता है, क्रय शक्ति बढ़ने लगती है, तो आरबीआई और सरकार क्या करता है, अपने देश में मार्केट से जो है ना, यानी जो अपनी अर्थव्यवस्था है उसमें से पैसे को अपने पास निकालता है, यानी पैसे की आपूर्ति को कम करता है। क्योंकि पैसे की क्रय शक्ति बढ़ गई है, यानी पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है अर्थव्यवस्था में, तो उसको कम करता है। कैसे, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के माध्यम से। ये मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इन्फ्लेशन में ही है, राइट। इसको थोड़ा आगे पढ़ेंगे अपन, और इसी के बारे में ही सबसे ज़्यादा पढ़ना है कि आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से कैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कम करता है, और सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से कैसे करता है। कैसे करेगा, तो मुद्रा आपूर्ति को कम करके, राइट। मुद्रा आपूर्ति कम करके। जैसे इन्फ्लेशन में क्या था, मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाना था क्योंकि उसमें कम था पहले से। इसमें क्या नियंत्रण में क्या होगा, मुद्रा आपूर्ति ज़्यादा है तो इसको कम करेगा। यानी मुद्रा जो है ना, सरकार किसी भी मतलब बहुत सारे इसमें पढ़ेंगे अपन कैसे करते हैं, राजकोषीय नीति वर्क कैसे करता है। ये अर्थव्यवस्था से पैसे को श्रिंक करेगा, यानी अपने पास रखेगा। अर्थव्यवस्था से पैसे को खींचने का काम करता है सरकार और आरबीआई, तब जाके ये अपस्फीति या डिफ्लेशन कंट्रोल होता है। आई होप कि आपको मुद्रास्फीति, जिसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं, और अपस्फीति जिसे डिफ्लेशन बोलते हैं, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक अपने पास बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, J.M. कीन्स, राइट। हमने इंट्रोडक्शन जब पढ़ा था अपना इकोनॉमिक्स के, तो उसमें हमने एक वो भी देखे थे ना, अवधारणा, तो उसमें केनिन्स अवधारणा भी था एक, राइट। क्या नाम था, J.M.
जेमकिंस के अनुसार मुद्रास्फीति। जेमकिंस साहब के अनुसार मुद्रास्फीति क्या होता है? जेमकिंस साहब ने मुद्रास्फीति के बारे में कुछ बोला था, यानी महंगाई के बारे में कुछ बोला था। उन्होंने क्या बोला था, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? ये रोजगार है, राइट। और ये एक लाइन है अपने पास, ये क्या है? ये पूर्ण रोजगार की रेखा है, राइट। पूर्ण रोजगार एडीएएस। एडीएएस मतलब क्या होता है? ये डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, राइट। एग्रीगेट डिमांड, इसको क्या बोलते हैं? संपूर्ण मांग। और इसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, संपूर्ण मांग, और एक होता है क्या? एग्रीगेट सप्लाई। समझ गए? यानी यहाँ पे मांग हो रहा है, यहाँ पे आपूर्ति हो रहा है। इसको ऐसा बोल दो, संपूर्ण आपूर्ति, या पूर्ण आपूर्ति बोल दो, संपूर्ण आपूर्ति। चलो ठीक है। राइट, एक क्या होता है? तो देखो, अब हम जब भी इकोनॉमी आगे पढ़ेंगे तो हम एडीएस लिखेंगे, तो आप समझ जाना, एडी यानी एग्रीगेट डिमांड, यानी संपूर्ण मांग। यहाँ पे जब भी हम एडी लिखेंगे यानी संपूर्ण मांग की बात करेंगे, और जब भी एस लिखेंगे संपूर्ण आपूर्ति की बात करेंगे। तो पूर्ण रोजगार में क्या होता है? एडी इक्वल टू एस होता है। मतलब पूर्ण रोजगार कब होगा? जैसे जितना डिमांड हो रहा है अर्थव्यवस्था में, उतनी सप्लाई हो रही है, राइट। तो पूर्ण रोजगार है ये, यानी जितनी जरूरत है उतनी प्रोडक्ट ही बन रही है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? पूर्ण रोजगार। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ज़्यादा वो इसमें कुछ अपने को देखने की चीज़ भी नहीं है, राइट। अब हमें क्या देखना है? जेमकिंस साहब के अनुसार क्या है, राइट। तो ये रोजगार है, इस पर हमने रोजगार को दर्शाया है, राइट। उसके बाद हम आगे देखते हैं, नीचे हम क्या दिखा रहे हैं? मुद्रा, मुद्रा आपूर्ति। एक तरफ हम क्या दिखा रहे हैं? रोजगार, और दूसरा तरफ क्या क्या दिखा रहे हैं? मुद्रा आपूर्ति। इसमें रोजगार एवं कीमत दोनों दिखा दो ना, रोजगार एवं कीमत, और यहाँ मुद्रा आपूर्ति। मुद्रा आपूर्ति कर दो या सीधा मुद्रा ही रहने दो, राइट। अब देखो क्या होता है, जेमकिंस साहब के अनुसार क्या होता है? ये पूर्ण रोजगार है। तो इन्होंने एक लाइन बनाई, ठीक है, और बोले कि ये वाला जो एरिया है, ये पूर्ण रोजगार से नीचे जो है उसे हम बोलते हैं आंशिक इन्फ्लेशन, आंशिक मुद्रास्फीति। और इसके जो ऊपर वाला है, पूर्ण रोजगार से ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण मुद्रास्फीति। ये कौन बोलते हैं? जेमकिंस साहब, राइट। जेमकिंस साहब के अनुसार क्या होता है कि उन्होंने एक डायग्राम बनाया, उनने बताए कि जैसे देखो, वाई एक्सिस पे क्या दिखाए हैं? रोजगार एवं कीमत। एक्स एक्सिस पे क्या दिखाएं? मुद्रा की मांग लिख दो यहाँ, सबसे अच्छा, मुद्रा की मांग, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक पूर्ण रोजगार की लाइन बनाई, जिसमें पूर्ण रोजगार में हमने ये देख लिया एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? अब हमें जब भी एग्रीगेट डिमांड लिखेंगे तो हम वहाँ एडी लिखेंगे, राइट। वो आप देख लेना। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? कि पब्लिक कितनी डिमांड कर रही है, मतलब अर्थव्यवस्था में जैसे मान लो सेब की कितनी ज़रूरत है, वो क्या है? पूरी डिमांड है। यानी पूरे भारत की जब बात करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड, संपूर्ण मांग। यानी किसी पार्टिकुलर व्यक्ति की बात जब हम करेंगे तो सीधा मांग बोलेंगे कि तेरी मतलब कितनी चाहिए तुझे, राइट। तो एक मांग हो गया, लेकिन बड़े पैमाने पर जब उसी चीज़ की बात करेंगे तो वो एग्रीगेट डिमांड कहलाता है, यानी संपूर्ण मांग। और संपूर्ण सप्लाई यानी सप्लाई कितना हो रहा है वो आप समझ जाओगे, है ना। पूर्ण रोजगार इसको बोलते हैं जब दोनों बराबर हो, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब दोनों बराबर हो उसको क्या बोलेंगे अपन? यानी पूर्ण रोजगार है, यानी सब अच्छा चल रहा है अर्थव्यवस्था में, कोई दिक्कत नहीं है। तो जेमकिंस साहब ने क्या बोला? जब पूर्ण रोजगार के ऊपर मुद्रास्फीति होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण मुद्रास्फीति। पूर्ण रोजगार के ऊपर के मुद्रास्फीति को क्या बोलते हैं? पूर्ण मुद्रास्फीति। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, फुल इन्फ्लेशन। फुल इन्फ्लेशन, इसको पार्शियल। ये कौन बोलता है? जेमकिंस साहब। जेमकिंस के अनुसार ये होता है मुद्रास्फीति के, उन्होंने मुद्रास्फीति के बारे में कुछ बताया था, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा इतना याद रखना कि पूर्ण रोजगार के ऊपर मुद्रास्फीति को फुल मुद्रास्फीति बोला गया है और पूर्ण रोजगार के नीचे मुद्रास्फीति को पार्शियल मुद्रास्फीति बोला गया है, राइट। तो ये था मुद्रास्फीति जेमकिंस साहब के अनुसार।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ता है, राइट। मुद्रास्फीति तथा, हमने दोनों देखा ना, मुद्रास्फीति और अपस्फीति का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। आपको नोट्स प्रॉपर मिलेंगे, बस यहाँ पे आप टॉपिक समझते जाना। नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा उस ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लेना, राइट। अब देखो, मुद्रास्फीति तथा अपस्फीति का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। प्रभाव क्या पड़ता है वो देखो। इसको व्यापार चक्र के नाम से भी जाना जाता है, तो ऐसा भी देख लो, व्यापार चक्र, ठीक है, ये भी बोल देना। जैसे देखो, एक अपने पास क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, ए डी इक्वल टू ए एस। आई होप आपको ए डी ए एस समझ में आता होगा, राइट। मतलब पूर्ण रोजगार। देश में बहुत अच्छा चल रहा है, वो ये लाइन दर्शाता है कि ए डी इक्वल टू ए एस है। जैसे देखो अब क्या होगा, हम कोई भी एक पॉइंट से शुरू करते हैं, राइट। ये हुआ, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे देखो, यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, राइट। एक समय ऐसा आएगा कि प्राइस हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई। इसको क्या बोलेंगे हम, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बोले तो मुद्रा मुद्रास्फीति, राइट। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्राइस घट रहा है, राइट। क्या हो रहा है, धीरे 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 तो यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यानी जब प्राइस बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ने के क्रम में जब मेन में पहुंचेगा, है ना, यानी टॉप पे पहुंच गया, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो इन्फ्लेशन है। और दूसरा क्या है, जब प्राइस घटने लगता है, प्राइस घटने लगता है तो इसको अपन मंदी बोलते हैं, राइट। यानी ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, मंदी है। अब क्या है, मंदी जब लॉन्ग चल जाए, यानी बहुत लंबा चल रहा है मंदी, ठीक है, बहुत लंबा, यानी यहां तक आ गया मंदी, इसको क्या बोलते हैं अपन, जैसे देखो ये समझना, ए डी इक्वल टू ए एस आपको समझ में आया, पूर्ण रोजगार होता है। ए डी इक्वल टू ए एस पूर्ण रोजगार होता है। अब हमने क्या देखा कि जब जैसे इन्फ्लेशन के बाद क्या है, जैसे मान लो देश में मतलब मुद्रा आपूर्ति अत्यधिक यानी बहुत कम हो गई थी, है ना, उसके बाद आपूर्ति कम हुई तो क्या हुआ, धीरे धीरे कम होने लगा, जिससे इसमें क्या होगा कि मंदी की स्थिति उत्पन्न हुई। यानी ये वाला जब क्रय शक्ति यानी जो वैल्यू है ना, यानी वस्तु सेवाओं की जो कीमत है वो घटने लगी, तो क्या होगा, मंदी की स्थिति। मंदी लॉन्ग टर्म तक चला, यानी और घट रही है और घट रही है, तो ये क्या हो जाएगा, अति मंदी। अति मंदी हो गया। अब क्या है, अब यहां से अति मंदी इन्फ्लेशन, यानी इसको आप अपस्फीति भी बोल सकते हो, राइट। अब क्या हुआ, आरबीआई और मौद्रिक नीति लेके आई, आरबीआई मौद्रिक नीति और सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से पैसे को बढ़ाने लगा। इसको क्या बोलते हैं, पुनरुद्धार। इसको रिसेशन बोलते हैं, राइट, रिसेशन, और इसको डिप्रेशन। अब इसमें क्या क्या कंडीशन आएंगे वो अपने को समझना है। जैसे देखो, एक हमने क्या बताया, ए डी इक्वल टू ए एस, ये हम क्या देख रहे हैं, मुद्रास्फीति तथा अपस्फीति का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। मैं समझ रहा हूँ कि आपको अभी तक इसमें कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं इसको पूरे 100% आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा टाइम दो। मुद्रास्फीति तथा अपस्फीति का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये हम देख रहे हैं। अपने पास एक रेखा है जो क्या है, पूर्ण रोजगार की रेखा है, राइट। पूर्ण रोजगार की रेखा में हमने एक पॉइंट उठाया, कोई भी पॉइंट उठाया, जैसे ऐसा मान लो, राइट। इसमें क्या हो रहा है, पूर्ण रोजगार के लाइन से ऊपर जैसे क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे कीमत बढ़ती जा रही है, तो कीमत बढ़ती जा रही है तो एक टाइम पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कीमत हो जाएगी, यानी क्या स्थिति उत्पन्न होगी, मुद्रास्फीति। तो अपने पास यहाँ एक पॉइंट है, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जब होगी तब इकोनॉमिक्स पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक प्राइस जब धीरे धीरे कमने लगा वस्तु सेवाओं की, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मंदी। मंदी बोलते हैं, राइट। अब क्या है, धीरे धीरे और ज़्यादा घटने लगा तो क्या आ गया, अति मंदी या अपस्फीति। तो अति मंदी को कहाँ दिखाएं हम, यहाँ पे मान लो, राइट, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट लिखना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अति मंदी,
इसी को अपस्फीति भी कहते हैं ना, अपस्फीति मान लो। ठीक है, उसके बाद क्या है, पुनरुद्धार। यहाँ पे हम पुनरुद्धार को बता देंगे क्या है। अब देखो ये चारों कंडीशन में देश में क्या क्या असर पड़ेगा उसके बारे में हमें क्या करना है, चर्चा करना है। वही तो हमने लिखे हैं ऊपर ना कि प्रभाव क्या होगा, राइट। तो ये जो है अपना, इसको ऐसा समझो, ये केस नंबर 1 है। उसके बाद क्या है, ये केस नंबर अपना 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। 4 केस अपने पास आता है। केस नंबर 1 ये क्या है, 1। केस नंबर 1 में क्या है, मुद्रास्फीति की स्थिति है। मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होगा, तो यानी कि इसमें क्या होगा, उत्पादन नहीं, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न कब होती है, जब डिमांड क्या हो, ज़्यादा हो, डिमांड ज़्यादा हो, राइट। मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न कब होती है, जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, राइट। यानी इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। यही तो हमने देखे ना, एग्रीगेट डिमांड जब ज़्यादा हो और एग्रीगेट सप्लाई कम हो। जब ये स्थिति होगी तो मतलब क्या है, स्टॉक अपना कम गया है, राइट। स्टॉक यानी जो हम बहुत सारे सामान रखते हैं एक जगह, स्टॉक कम गया। अब इससे इकोनॉमिक्स पे क्या असर पड़ेगा, यानी अर्थव्यवस्था पे, इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, तो उत्पादन क्या होगा। इसका मतलब क्या है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हो गया है, तो उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन कम होगा, इसका मतलब क्या है, रोजगार कम हो रहा है, और इसका मतलब क्या है, जीडीपी ग्रोथ कम हो रहा है, राइट। यानी मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, सब कुछ, अरे नहीं यार, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कम है। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, राइट। एक सेकेंड, ये हम गलत लिख रहे थे, राइट। यानी डिमांड ज़्यादा होने से क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा। एग्रीगेट डिमांड यानी मांग ज़्यादा हो रही है, तो कंपनी जो है वो सामान ज़्यादा बनाएगी, तो उत्पादन ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड अगर ज़्यादा है तो रोजगार भी ज़्यादा, यानी ज़्यादा लोगों को हायर करेगी वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो रोजगार भी ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा, जीडीपी में ग्रोथ होगा। क्या ये वाली स्थिति आपको समझ में आया, ये स्थिति समझ में आया। ये क्या है, केस नंबर 1 जो मुद्रास्फीति का स्थिति होगा, जिसमें एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगा, यानी लोग क्या है, सामान के लिए मतलब डिमांड ज़्यादा करेंगे और स्टॉक अपने पास कम है, सप्लाई कम है। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में जो कंपनी है, जो प्रोडक्ट बना रही है, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है मार्केट में, वो कंपनी वाले क्या करेंगे, उत्पादन स्तर बढ़ाएंगे, यानी प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ाएगा। प्रोडक्ट्स की सप्लाई बढ़ाएगा तो क्या होगा, रोजगार में वृद्धि होगी, यानी वो ज़्यादातर लोगों को हायर करेगी कि आओ प्रोडक्ट बनाना है ना, ज़्यादा लोगों को हायर करेगी तो रोजगार में वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा, जीडीपी में ग्रोथ होगा, राइट। तो ये एक स्थिति था जो हमने ये देखा। और मंदी को बाद में देखेंगे क्योंकि ये बस लाइन है। दूसरा क्या है, अति मंदी, यानी अपस्फीति, ये वाला जो स्थिति है, इसको अपन कहाँ दिखाएं, काम करते हैं यहाँ दिखाते हैं। मंदी को अपन थोड़ी देर बाद देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या अपने पास, अति मंदी, ये यहाँ अपस्फीति भी बोल सकते हो, अपस्फीति। इसमें क्या होगा वो देखना, यहाँ क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड से, और इसमें इसका मतलब क्या होगा, स्टॉक जो है अपने पास वो ज़्यादा है, यानी अपने पास सामान ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम हो रही है, राइट। सप्लाई से ज़्यादा, मतलब सप्लाई ज़्यादा हो रही है और डिमांड कम हो रही है। तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, आप थोड़ा खुद सोचो, ऐसा सोचो, देखो, लिसन केयरफुली, बस सोचने की बातें है, बाकी कुछ नहीं है। मतलब जब अर्थव्यवस्था में सप्लाई ज़्यादा हो रही हो, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा बन गए हैं या ज़्यादा बन रहे हैं, राइट, और डिमांड कम हो रहा है, यानी लोग उसकी डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या क्या होगा, तो सबसे पहले उत्पादन, क्योंकि सामान अपनी ज़्यादा बन चुके हैं तो उत्पादन क्या होगा, कम होगा। और क्या करेगी जो कंपनी है, वो लोगों को निकालेगी, लोगों को बाहर करेगी कि भाई ऑलरेडी डिमांड कम हो रहा है तो तुम बाहर जाओ, यानी यहाँ से क्या होगा, रोजगार कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा, जीडीपी कम जाएगा, राइट। और जीडीपी कम हो जाएगा तो आर्थिक विकास जो होता है, ये भी आप नोट कर सकते हो, आर्थिक विकास डिपेंड ऑन जीडीपी, राइट। आर्थिक विकास क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा, यानी अपनी जो ग्रोथ है वो देश की वो कम हो जाएगी। तो क्या आपको ये वाली स्थिति और ये वाली स्थिति, ये दोनों स्थिति समझ में आया कि अर्थव्यवस्था पे क्या असर डालेगी, इतना बताओ, क्या ये दोनों आपको समझ में आया कि दोनों क्या स्थिति डालेगी, मुद्रास्फीति तथा अपस्फीति का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव।
हमने ये एक लाइन बनाई, यहाँ से हमने बताया कि क्या क्या पॉइंट होगा। दूसरा क्या है, मंदी। मंदी में कुछ पॉइंट मत लिखो, मंदी में सीधा ऐसा समझो, मंदी में आप क्या समझोगे, जब प्राइस घटने लगती है, यानी जब अर्थव्यवस्था, यानी जब सामान्य वस्तुओं की कीमत धीरे धीरे घटने लगे, जब धीरे धीरे घटने लगती है तो उस टाइम पे क्या होगा, मंदी आ जाएगी। मंदी कैसे आ जाएगी, तो जब घट रही है तो वही वाली बात हो जाएगी ना, रोजगार यानी कम होने लगी। कंपनियां क्या करेगी, एग्रीगेट डिमांड जब अपनी क्या हो रही है, कम हो रही है, एग्रीगेट डिमांड धीरे धीरे लोग कम मांग कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या करेंगे अपन, मंदी की स्थिति यानी लोगों को बाहर निकाल देगी कंपनी। तो ये बोल सकते हो इसमें पुनरुद्धार क्या होता है, पुनरुद्धार यानी अवस्थिति के बाद जब देश में गवर्नमेंट यानी सरकार राजकोषीय नीति तथा आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, यानी वो अपने अच्छे स्थिति में यानी फिर से ये वाली स्थिति में आना चाहेगी ना, तो क्या होगा, उसे हम बोलेंगे पुनरुद्धार। आई होप कि आपको ये चारों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बाकी इससे ज़्यादा अध्ययन के लिए आप बुक का सहारा ले सकते हो, कोई भी नहीं तो संजीव वर्मा, हम तो संजीव वर्मा ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आप भी अगर संजीव वर्मा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो इकोनॉमिक्स का। और उसके बाद नोट्स आपको मिलेगा, तो नोट्स प्रॉपर अच्छे से देखना, तो जो आपको इसमें आई होप कि कुछ बचा ही नहीं होगा, लेकिन जो बच रहा होगा वो भी वहाँ पे कवर हो जाएगा, राइट। तो ये हमने देख लिया, अब थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं, राइट। अब जो अपना टॉपिक होगा वो क्या है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति के प्रकार। ज़्यादा तो नहीं हो रहा आज के लिए, चलो एक देख लेते हैं कि मुद्रास्फीति के टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरीके से डिवाइड करते हैं। मुद्रास्फीति के टाइप्स को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, राइट। एक क्या, सामान्य कीमत में परिवर्तन के आधार पर, सामान्य कीमत में एक क्या होता है, सामान्य कीमत में परिवर्तन के आधार पर, और दूसरा क्या होता है, मुद्रास्फीति के कारणों के आधार पर। मुद्रास्फीति के क्या होता है, कारणों के आधार पर, यानी इसको सीधा ऐसा लिखो ना, कारणों के आधार पर। यानी देश में जो है ना मुद्रास्फीति कितने प्रकार के होते हैं, यानी मुद्रास्फीति किन किन कारणों से उत्पन्न हो सकती है। एक तो कारण के आधार पर, जैसे मान लो अभी अपन ने देख ही लिए हैं, लागत जनित यानी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से भी होने लगता है ना, सप्लाई कम होने की वजह से भी होने लगे, राइट। यानी इस तरह से हम कारण के आधार पर, क्या कारण है उसके आधार पर देखेंगे। और एक क्या होता है, सामान्य कीमत में परिवर्तन के आधार पर, यानी सामान्य कीमत कितने % से बढ़ रही है, 2% से बढ़ रही है, उसको क्या बोलते हैं, 3% से बढ़ रही है, 1000% से बढ़ने लगे, 2000% से बढ़ने लगे, है ना। तो एक क्या होता है, सामान्य कीमत में परिवर्तन के आधार पर, और दूसरा होता है कारणों के आधार पर। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अगले लेक्चर में हम आगे आएंगे, तो ये सामान्य कीमत में परिवर्तन के आधार पर से शुरू करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, कि क्या होता है मुद्रास्फीति, क्या होता है अवस्थिति, और समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।